एचयूएफ के लिए तो ये कंपल्सरी है ना, पैकर तो ऐसे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग आईटीआर लगभग पता चला हम लोग को। आगे जब प्रैक्टिस में हम लोग जाएंगे तब हम लोग को और डिटेल में पता चलेगा। ठीक है, यहाँ से ना लोगों की ना पेशेंस की ना टेस्टिंग होना शुरू हो गई। हाँ, 2 घंटे के बाद ना लोगों का कमर दर्द करेगा, हाँ नींद धड़केगी। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा होता है, तो ये यूजुअल है। ठीक है, कभी कभी अधिकारी द्वारा पारित किसी भी आदेश में कोई गलती हो सकती है, ऐसी स्थिति। ये हिंदी में भी पढ़ रहे हैं क्या आप लोग? ये गलत बात है, ये गलत बात है। हिंदी का दिख रहा है, वो ऊपर से लैंग्वेज है ना, इंग्लिश से हाँ हाँ हाँ। हिंदी अपने यहाँ पे तो नहीं दिखा रही है। इन लोग लगता है गूगल पे ट्रांसलेट करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। हो रहा है क्या ट्रांसलेट? हो नहीं रहा है, इंग्लिश ही बता रहा है। चलिए, आईटीआर 2 जैसे हमने बोला कि आईटीआर 2 एचयूएफ भर सकता है, या वो इंडिविजुअल जो आईटीआर 1 नहीं भर सकते वो आईटीआर 2 भरेंगे। आईटीआर 2 क्या है? फॉर्म है, इनकम टैक्स रिटर्न भरने का एक फॉर्म है। ये फॉर्म क्या होता है? आपकी इनकम को ना आप गवर्नमेंट को बताते हैं। ठीक है, कुछ आगे भी प्रोसीडिंग्स है। फॉर्म भरते हैं तो उसका क्या होता है, उसके बाद प्रोसेस क्या होता है, गवर्नमेंट कब बताती है हाँ आपने जो जानकारी दी है वो सही है। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट क्या है ना, उसके पास गवर्नमेंट के पास ना अपने रिसोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक इंफॉर्मेशन का डेटाबेस है। लेकिन ना वो हर नागरिक पे ना विश्वास करती है और बोलती है बता तेरी इनकम क्या है। तो वो बताता कैसे? फॉर्म भर के। फिर वो गवर्नमेंट के पास जाता है और फिर गवर्नमेंट देखती है कि आप कितना सही है। ठीक है, अगर सही है तो आपको 143(1) भेजेगा। क्या है ये? 143(1) इज एन इंटीमेशन ऑफ आईटीआर। इंटीमेशन नोटिस है कि आपने जो आईटीआर भरा है वो इस तरह से, अगर उसमें जैसा आपने भरा है और जैसा गवर्नमेंट ने माना है ये दोनों इक्वल है तो इट्स ओके। क्या भेजेगी आपको? 143(1). ये प्रोसेस होने के टाइम आ जाता है, जब ये प्रोसेस होता है ना तभी आ जाता है। जैसे हमने रिफंड क्लेम किया तो 143(1) में रिफंड होना चाहिए। जब ये असेसमेंट होगा ना तो उसमें वो अमाउंट आना चाहिए, या हमने जो टैक्स भरा है या हमने जो कैलकुलेशन किया ये एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स हुआ करेक्ट है या नहीं है, ये 143(1) से पता चलता है। एक और नोटिस है 143(1)A। 143(1)A, यहां पर क्या होगा ना, गवर्नमेंट आपको बताएगी कि आपका जो इनकम है ना वो हमारे हिसाब से अलग है। कम होगी तो नहीं बताएंगे, ज्यादा होगी तभी बताएंगे। ठीक है ना, तो 143(1) क्या है? मिसमैच ऑफ इनकम के लिए भेजती है गवर्नमेंट। वो बताती है 143(1) में कि आपके इनकम में मिसमैच है। ठीक है, थोड़ा सा इसी चालू करेंगे। आप लोग अगर लिख लेंगे ना ये नोट्स तो ये आप लोग को आगे हेल्प करेगा। ठीक है, 143(1)A, 143(1) को बोलेंगे इंटीमेशन ऑफ इनकम। इंटीमेशन ऑफ इनकम, ये ना हम लोग थोड़ा सा जल्दबाजी वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आएगा हमारे करिकुलम में है ये। ठीक है, कैसे रिफंड कैलकुलेट होता है, क्या होता है, वो हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। 143(1)A मिसमैच ऑफ इनकम। 142 अभी नहीं करेंगे हम, थोड़ा सा डिटेल है। वापस आते हैं हम अपने सब्जेक्ट पे। हाँ, सब लोग के पास टूर वाला है, आईटीआर 3 दिख रहा है सबको? एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। कौन भरता है? हैविंग इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, हु नॉट एलिजिबल टू फाइल आईटीआर 1, 2 एंड 4। सिंपल है, जो बिजनेस से अर्न करता है या जिसका कोई प्रोफेशन है वो बंदा क्या भरेगा? आईटीआर 3। जिसका कोई प्रोफेशन है या जिसका कोई बिजनेस है, बिजनेस से प्रॉफिट आ रहा है, वो बंदा क्या भरेगा? आईटीआर
3। ITR के इसमें सबसे बड़ा फॉर्म यही होता है, ITR 3 इंडिविजुअल लेवल में, ठीक है। बहुत सारा डिटेल्स सब रिपोर्ट्स कर रहा है, हम लोग देखेंगे इसको, हाँ इसको भी डिटेल में हम लोग देखेंगे, हर एक फॉर्म को डिटेल में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ITR 4 पे। 4 is also known as सुगम। 4 is also known as सुगम। ये इंडिविजुअल HUF और फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म अदर देन LLP। हाँ, LLP क्या है कोई बताएगा? एग्जैक्टली। तो ये इंडिविजुअल भर सकता है, कोई HUF भर सकता है, कोई फॉर्म भर सकती है, ITR 4। अब हम लोग एक तरफ चलते हैं कि ITR 4 एक्चुअल क्या है, ठीक है। ITR LLP के लिए 5 रहता है, पार्टनरशिप है ना, तो 5 रहता है। जो जो वेजेस देता है ना बेटा, वो ये कैटेगरी में, तो वो क्यों रिटर्न फाइल करेगा? 300 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला क्यों रिटर्न फाइल करेगा? 1000 रुपए अगर क्या है ना, वेजेस जो होता है ना वो सैलरी का पार्ट नहीं है। आपकी वेजेस कैसा है ना कि भले कहीं 1000 रुपए आपको वेजेस मिल रहा है तो जरूरी नहीं कि वो रोज मिले, समझ रहे हैं ना, फिक्स्ड इनकम नहीं है। और अगर वो 2 लाख के ऊपर मिल रहा है तो यस उनको फाइल करना चाहिए। वेजेस इज आल्सो गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज एन सैलरी इन सर्टेन केसेस, लेकिन वो कंप्यूट होना चाहिए, पूरे साल का गिन के रहता है ना। 2 लाख कोई 1000 रुपए कमा रहा है दिन का, तो वो आप कितने दिन से मल्टीप्लाई करेंगे? 365 से तो नहीं करेंगे ना। अगर करता है तो यस वो ITR 1 फाइल करेगा, ठीक है। वेजेस जो कमा रहा है वो ITR 1 फाइल करेगा अगर उसका टोटल इनकम, अर्नड इनकम 2 लाख के ऊपर जा रहा है तो, ठीक है। बढ़े हम लोग आगे। अच्छा, ITR 4 के बारे में थोड़ा सा सब लोग को बता देता हूँ। जो भी यहाँ पर ना आप लोग पढ़ेंगे ना कि हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, this return is applicable for an individual or Hindu undivided family who is registered other than, who is residence other than not ordinary residence, or a firm which is residence having total income up to 50 lakh and having income from business or profession which is computed on the presumptive basis under section 44 AD, 44 ADA or 44 AE and income from any of the following sources। पता चला मनीषा? पता चला कौन 4 बनता है? देखिए क्या बोल रहा है ना, ये कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी HUF, कोई भी रेसिडेंस। अच्छा, रेसिडेंस और नॉन रेसिडेंस 2 कैटेगरी होती है, नागरिक और जो स्थायी नागरिक नहीं है, एनी NRI, residents but not ordinary residents, RNOR ठीक है। हम लोग आते हैं यहाँ पर, हाँ, लेट मी टेक दिस प्रिविलेज। हाँ, तो कैसा है ना, जो नागरिकता है ना इसके ऊपर टैक्स कंप्यूट होता है, क्योंकि भारत के नागरिक को ही टैक्स देना रहता है। अच्छा, रेसिडेंस मतलब जो भारत में है। अच्छा, भारत में रहने की परिभाषा ना नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया होता है। कोई भी भारत का नागरिक अगर लगातार भारत में फाइनेंशियल ईयर में 182 दिन, कहीं लिख लीजिएगा, 182 डेज अगर इंडिया में है तो वो रेसिडेंस कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। लेस देन 182 डेज अगर इंडिया में है तो वो NRI कंसीडर किया जाएगा। क्या है? नॉन रिटर्निंग इंडियन, फुल फॉर्म है NRI का, नॉन रिटर्निंग इंडियन। मतलब ये इंडिया का है लेकिन वापस इंडिया में नहीं आ रहा है, बाहर ही पैसे कमा रहा है, नॉन रिटर्निंग इंडियन। इसके बाद थर्ड कैटेगरी होती है रेसिडेंस बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस, जो आप बोल रहे थे, NROR, जो नॉमा बोल रही है, ठीक है।
बट इसका फुल फॉर्म है रेसिडेंस बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस। मतलब कोई बंदा है जो 10 साल से ना बाहर था, वो हर साल में ना 20 दिन के लिए यहाँ पर आता था, अपना सारा पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करता था, फिर वापस कमाने चला जाता था। तो एक्चुअल वो क्या स्टेटस में है? एनआरआई, मतलब नॉन रिटर्निंग इंडियन। वो रिटर्न नहीं आ रहा, अब वो बूढ़ा हो गया है, अब वो चाहता है कि मैं इंडिया में वापस आता हूँ। तो अब उसका जितना भी कमाया हुआ पैसा होगा ना, वो उसने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रखा होगा, या तो फॉरेन में इन्वेस्ट किया होगा या यहाँ इन्वेस्ट किया होगा, बराबर। अगर फॉरेन में इन्वेस्ट किया है तो उससे उसको कुछ अर्निंग हो रही होगी। अच्छा, फॉरेन के पैसे को रखने के लिए इनके पास स्पेशल अकाउंट रहता है, जिसको हम लोग एनआरओ अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनआरओ अकाउंट, ठीक है। तो अब क्या है ना कि जैसे ही ये इंडिया में आएगा, और इंडिया में 182 डेज हो गए कंटिन्यूअस रहते, कितना दिन हो गया? 182 डेज हो गया। तो क्या आपको ये रेजिडेंस हो जाएगा तुरंत? कोई तो बोला, क्या हुआ प्रिया? सॉरी सर। ठीक ठीक, कोई इशू नहीं। हम लोग थोड़ा सा रेसिडेंस, नॉन रेसिडेंस और रेसिडेंस बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस के बीच का डिफरेंस समझ रहे हैं। मेरे को लगता है ये बहुत प्रैक्टिस से ये समझ में आएगा फटाफट। हाँ, 182 डेज से ज्यादा अगर हो गया है, इसके पहले वो बाहर ही था, एनआरआई था, तो आफ्टर सर्टन टाइम ना उसको एक स्पेशल स्टेटस मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिडेंस बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस। क्योंकि उसके जमा किए हुए पैसे उसके एनआरओ अकाउंट में होते हैं, उसकी नियर बाई टाइम में मेच्योरिटी होनी रहती है, ठीक है। तो इस केस में अगर उसको रेसिडेंस पकड़ के उसके ऊपर टैक्स लगा दिया ना, तो उसके कमाए हुए पैसे पे बहुत सारा टैक्स आ जाएगा। इसको अवॉइड करने के लिए एक नया स्टेटस देते हैं, जो हम लोग बोलते हैं रेसिडेंस बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस। तो यहाँ पर वो टैक्स बेनिफिट वो सेम यूज करता है जो एनआरआई रहते हुए उसने यूज किया था, इवन दो वो 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रह चुका है तो भी। क्लियर हुआ? एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे यहाँ पर ना एक बहुत बहुत बढ़िया एक केस है, वो लेडी का नाम है नोवेटा, लोरेटा, चलो लोरेटा। शी केम टू इंडिया कोविड के टाइम पे, वो इंडिया आ गए। हाँ, अभी अपना सारा जीवन उन्होंने ना बाहर ही निकाला है, सऊदी, इंग्लैंड, यूके। अब लोरेटा मैम जो है ना, इंडिया में कोविड के टाइम पे आए, तो लोरेटा के पास ना 40 लाख रुपीस था, बाहर अर्न किया हुआ 40 लाख रुपीस था। तो वो लाके ना उन्होंने यहाँ पर एफडी बना दिया, यहाँ पर लाके वो सारा एफडी बना दिया, सेम ईयर में सब एफडी बना दिया। अब 1920 में वो आ गए इंडिया में, तो वो टाइम वो एनआरआई थे, तो उनका अर्न किया हुआ कोई भी इनकम जीरो टैक्स है उसके ऊपर। हमने ये सीखा है, एनआरआई जो बाहर से अर्न करके आएंगे उस पर जीरो टैक्स है। अब 2021 में लोरेटा के पास 40 लाख रुपीस है, इवन दो उसने वो पैसा इंडिया में लेके आ गया है और वो पैसे को बैंक में इन्वेस्ट कर दिया है। अब जो बैंक है उनका, वो बैंक का स्टेटस चेंज हो जाएगा जैसे ही कोई इंडिया में 182 डेज कंप्लीट करेगा ना। तो हर एनआरआई के पास एक अकाउंट होता है जिसमें वो अपनी फॉरेन करेंसी रखता है, उसको कौन सा अकाउंट बोलते हैं? एनआरओ अकाउंट, एनआरओ अकाउंट, ठीक है। अब लोरेटा मैम का एनआरओ अकाउंट खत्म हो गया, अब वो इंडियन अकाउंट में आ गया। अब इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा उनको, क्या लगता है आपको ये चार्जेबल होगा इन 2021? नो, वो चार्जेबल नहीं होगा, बिकॉज शी इज यूजिंग रेसिडेंस बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस का स्टेटस। वो कैसा है ना, स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए रहता है, इट इज फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर, कंप्लीट 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए ये स्टेटस रहेगा लोरेटा मैम के पास। वो बाहर से आ गए थे 19 में, 19 का कुछ ही दिन था वो, लेकिन पूरा एक साल 365 डेज जब तक कंप्लीट नहीं होगा इंडिया में, तब तक वो यही स्टेटस को ओन करेंगे, रेसिडेंस बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस। उनके लाए हुए पैसे पे कितना भी इंटरेस्ट वो कमाए उसको टैक्स में नहीं कंसिडर करेंगे। अब कैसा है कि इनको ये प्रूफ करना रहता है। इन केस ऑफ लोरेटा उनको प्रूफ कैसे करेंगे? आप जब भी भारत से बाहर जाते हैं ना, तो एमिग्रेंस से आपको गुजरना पड़ता है।
इमिग्रेशन से गुजरना पड़ता है। तो हर टाइम इमिग्रेशन वाले आपके पासपोर्ट पे थप्पा मार देते हैं कि इंडिया में आया, इंडिया में गया, इंडिया से गया, बराबर ना। तो ये सबका एकदम से ध्यान दिया जाता है। सर बट उनका ना रेसिडेंट डाल के फाइल किया था, रॉन्ग फाइल है, तो पता बताया गया। उनको बताया गया था और ये एडवाइस हमने ही किया था उनके फेवर में, क्योंकि शी वो बोलते हैं ना हायर एज में है और शी इज टेकिंग केयर ऑफ हर मदर ऑल्सो। तो इसके लिए हमने वो 2 साल लगातार उनका रेसिडेंस में फाइल किया हमने। अगर वो स्पेशल स्टेटस में फाइल करते तो माइट भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते, लेकिन वो रेसिडेंस में इसलिए फाइल उनको करना था कि उनका कुछ अदर इनकम भी था यहाँ पे इंडियन अकाउंट में। और बहुत सारा इंडियन अकाउंट में कैसा होता है ना, जो बाहर कमाते हैं और यहाँ पे भी रहते हैं ना, उनका डुअल बोलते हैं ना स्टेटस रहता है। मतलब उन लोग एनआरआई भी रहते हैं और समहाउ यहाँ पर कोई कोई बैंक में ना उन लोग अपडेट ही नहीं करते, तो उन लोग यहाँ पर रेसिडेंस भी रहते हैं, क्योंकि एनआरआई को टैक्स रेट्स बहुत ज्यादा है। आप लोग को अगर एक एग्जांपल से मैं बताना चाहूँ, अगर कोई एनआरआई अपना इंडिया का घर बेचता है तो उसको फ्लैट कितना टैक्स लगता है पता है? और कोई इंडियन घर बेचता है तो उसको कितना टीडीएस, टैक्स नहीं टीडीएस, इंडियन को 1% है और एनआरआई को 20% है, 20.8। और अगर 1 करोड़ के ऊपर है तो इट्स 23.4 और इंडियन को 1%। आप समझे ना कितना बड़ा भेदभाव है। तो अभी एक हमारे पास केस आया था, अपने को नहीं है। तो बहुत सारा जो एनआरआई है ना उनके ऊपर टैक्स प्रोविजंस बड़े हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं एनआरआई तो पैसा बड़ा कमाते हैं। अभी हमारे पास एक लता अय्यर करके क्लाइंट है, वो यूएस से आई है। तो उन्होंने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी भेजी 1 करोड़ की, उनका टैक्स कितना कट गया पता ना, 36 लाख रुपीस टैक्स कट गया। 1.3 CR का कुछ प्रॉपर्टी था, उसमें 36 लाख रुपीस टैक्स पहले कटा, तब उनको पैसा मिला। और वही अगर इंडियन बेचता तो उसको मात्र 1,40,000 रुपए टैक्स कटता। तो ठीक है, हम लोग हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट ना जरूरी नहीं कि आज ही क्लियर हो जाए। जब हमारे पास ऐसे सीक्वेंस आएंगे ना, जब प्रैक्टिकली हम उसको करेंगे ना, तो हमको क्लियर होते जाएगा। 95% या 95 से भी ज्यादा परसेंटेज हमारे पास, अगर मैं एनआरआई क्लाइंट की अपने पास बात करूं तो मेरे को लगता है गिन के 10 होंगे। 2000 के आईटीआर के लिस्ट में 10 एनआरआई हैं। कितना परसेंट हुआ? 0.5% ही एनआरआई है। तो वो केसेस को समझने की हमारे पास बहुत सारे मौके बनेंगे भविष्य में, तब हम सीखेंगे। हमारे लिए भी अगर हम फॉरेन की कोई प्रॉपर्टी बेचे, फॉरेन में रहकर फॉरेन की प्रॉपर्टी बेच के वापस यहाँ आ जाते, हमारे पे भी होगा। हम वहां पर तो एनआरआई है ना, हाँ, तो वहाँ पे भी हमारे साथ इससे बुरा होगा। टैक्स ज्यादा वहाँ अच्छा आपको बताओ ना, यूएस में टैक्स रेट 40+ है। अपने यहाँ पे जो है ना, यूएस में और टैक्स ज्यादा चार्ज होता है। एनआरआई के डॉक्यूमेंट्स ना, उनके इंडियन को एनआरओ का जो अकाउंट होता है ना, वही उनका डॉक्यूमेंट होता है। यहाँ पे ना एनआरओ में उनको पासपोर्ट का वो हम लोग फॉर्म जब डिस्कस करेंगे ना, तभी उसको डिस्कस कर लेंगे। फ्यू डिटेल्स है विच वी नीड टू कीप इन माइंड कि एनआरआई के केस में क्या चीजें रहती हैं। तो जैसे उनका फॉरेन का एक टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है, अगर वो नहीं है तो उसका पासपोर्ट नंबर हम कंसीडर करते हैं। देन उनको कौन कौन सा एनआरआई को कौन कौन सा इनकम हो सकता है, हम थोड़ा सा सब्जेक्ट से बाहर जाएंगे ना तो हमारा ये रह जाएगा, इंडेक्स रह जाएगा। हाँ, लोग देखिए इजी चेयर पे पीछे होके बैठना तो सुगम शुरू करते हैं। ठीक, वापस आ जाते हैं सुगम पे। देखिए सुगम कौन भरता है, वापस से हम आते हैं। जो लोग आईटीआर 1 और 2 नहीं भरना चाहते वो आईटीआर 4 भरते हैं। ठीक है, आईटीआर 4 किसको भरा जाता है? कोई इंडिविजुअल जिसके पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है तो वो 2 भी भर सकता है और 4 भी भर सकता है। वो जिसको मल्टीपल हेड्स में इनकम है, मतलब उसको सैलरी इनकम भी है, प्रॉपर्टी इनकम भी है और एग्रीकल्चरल इनकम भी है उसको। एक से ज्यादा प्रॉपर्टी हो 2 भर सकते हैं।
2 भर सकते हैं, वो 4 नहीं भर सकते, करेक्ट। या जिसके पास ना अलग अलग से इनकम हो रहा है तो वो लोग 4 कर सकते हैं। वो 4 भर सकते हैं, मतलब कोई ऐसा इंडिविजुअल जिसको सैलरी भी आ रही है और जिसका प्रोफेशन भी है, मतलब कोई डॉक्टर होता है ना, वो खुद का भी प्रैक्टिस करता है और किसी हॉस्पिटल में सैलरी भी लेता है, तो वो बंदा क्या करेगा, ITR 4 भरेगा। जब कुछ टीचर रहते हैं कहीं पे पढ़ाते भी हैं और ट्यूशन भी लेते हैं, तो वो भी 4 भर सकते हैं। या ऐसे लोग जो प्रिजम्पटिव इनकम का यूज कर रहे हैं, प्रिजम्पटिव इनकम आप लोग, मैं चाहूंगा कि नोट्स लिख लीजिए। प्रिजम्पटिव इनकम, इसको कैसे मिटाएंगे हम लोग, है आपके पास? हाँ। दिख नहीं रहा है यहाँ पर, जरा लेके आ जाएंगे। प्रिजम्पटिव इनकम पहले लिखिए 44 AD। कोई भी बिजनेस ओनर वेदर दे आर ट्रेडिंग वाले कोई है, कोई भी बिजनेस ओनर अगर अपने टर्नओवर का 8% इन केस ऑफ डुअल मोड, वेदर इट इज कैश और इन बैंक, 8% अगर मार्जिन दिखाता है, प्रिजम्पटिव इनकम यही समझ में आता है। प्रिजम्पटिव इनकम का मतलब है ना कि हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कुछ चीजें। कैसा होता है ना, अकाउंटिंग में क्या होता है ना, प्रिजम्पशन नहीं चलता है। एग्री एवरीवन? अकाउंटिंग में प्रिजम्पशन नहीं चलता है, एग्जैक्ट होता है, कितना प्रॉफिट हुआ ये एग्जैक्ट बता पाएंगे आप अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो, करेक्ट। तो प्रिजम्पशन यहाँ पर नहीं चलता है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है ना, अगर आप प्रिज्यूम करते हैं अपनी प्रॉफिट को, मिटा लेने देते हैं इनको, ये सब भी रखो, नहीं बस वो भी ऊपर वाला भी रैप कर देंगे तो भी चलता है। लीजिए ना, मैं पूरा ऐसा एक साथ नहीं हो रहा है क्या, इसको कपड़ा लगा के रखना पड़ेगा। प्रिजम्पटिव इनकम मतलब प्रिज्यूम करना है आपको अपनी प्रॉफिट को। अगर आप प्रिज्यूम कर रहे हैं तो आप प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम का यूज कर सकते हैं। सिंपल है, 3 सेक्शन इसमें मैंने बताया आप लोगों को। एक है 44 AD। 44 AD क्या है, जो भी टर्नओवर है आपका, टोटल टर्नओवर का, टीटी बोलेंगे तो टोटल टर्नओवर का 8% इन केस ऑफ बोथ, हाँ, whether it is doing your business in cash or from bank। अगर टोटल टर्नओवर का 8% प्रॉफिट अगर आप बुक करते हैं, प्रॉफिट अगर बुक करते हैं, या 6% इन केस ऑफ ओनली बैंक, सिर्फ बैंकिंग ट्रांजैक्शन आपका है, आपके बिजनेस में सिर्फ बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, और आप अपने टोटल टर्नओवर का 6% मार्जिन पकड़ते हैं एज एन प्रॉफिट। बिजनेस होता है तो बिजनेस पे टर्नओवर होता है। टर्नओवर किसको बोलते हैं हम लोग? टोटल सेल्स। लेकिन जो लोग बिजनेस करते हैं उसका टोटल सेल ही तो उनका मेन मुनाफा नहीं होता, उसमें उनके खर्चे भी होते हैं। तो खर्चे में क्या क्या आता है? एक्सपेंसेस। क्या क्या खर्चा? जैसे कि ट्रांसपोर्ट, रेडी के तरफ ये बढ़ते जाएगा। सबसे वेरी गुड, ये सारे खर्चे हैं, ठीक है। तो टोटल टर्नओवर खर्चा निकालने के बाद अगर प्रॉफिट 8% दिखाते हैं, यहाँ पर वो प्रॉफिट यहाँ पर वो प्रॉफिट 8% दिखाते हैं। कैश और कैश में भी डीलिंग है उनका, और बैंक में भी पैसा आता है। 8% दिखाते हैं तो 44 AD का यूज कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें क्या बनना होगा? ITR 4। क्या बेनिफिट है ITR 4 का? यहाँ पर आपको ना हर छोटे बड़े खर्चे का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप खाली दिखाएंगे टोटल टर्नओवर, मतलब आदमी ने किया यहाँ पर 40 लाख का टर्नओवर, वो खाली दिखाएगा 40 लाख
ठीक है, और इसे खाली बताएगा प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट बताएगा ये प्रॉफिट 8% से ज्यादा होना चाहिए, नहीं हो सकता। मैं बड़ा हो जाता हूँ। ठीक है, आप लोग को इसके नोट्स मिल जाएंगे, आगे रहेंगे ना हम लोग, आगे इसमें नोट्स है तो वो मिल जाएगा। ठीक है, स्क्रीन बड़ा नहीं है तो हो नहीं सकता है। ठीक है, और अगर आपका खाली बैंकिंग ट्रांजैक्शन ही है तो आप प्रॉफिट 6%, मतलब अगर 40 लाख का किया हमने तो 8% कितना होगा 40 लाख का? हेलो हेलो, ठीक है, ए 8%, 3,20,000 मेरे भी फोन आ रहा है क्या? 40 मिस कॉल होगा मेरे को, पता नहीं, वो कम नहीं है, छोड़ो। और 6% अगर देखेंगे तो कितना होगा? 2,40,000। 6% 2,40,000, 4×6 = 24, 2,40,000 और 3,20,000। पर अगर इतना प्रॉफिट या इससे ज्यादा का प्रॉफिट आप दिखा रहे हैं तो 44 AD भर रहे हैं। क्या बेनिफिट है 44 AD का? कि आपको ना सारे एक्सपेंसेस बताने की जरूरत नहीं, आपने खाली बताया मेरा टर्नओवर 40 लाख था और मेरे को मुनाफा हुआ है 3,35,000, समझिए। अगर 8% में ले रहा हूं, अगर 6% में खाली बैंकिंग में टर्नओवर करता हूं या बैंकिंग में ही मेरा सारा व्यापार है तो मैं 6% तक प्रॉफिट कर सकता हूं। ये फिक्स मार्जिन होता है, गवर्नमेंट पकड़ती है, कोई भी अगर ट्रेडर है वो 8% का प्रॉफिट अगर अपने बिजनेस में पकड़ता है उसके ऊपर रहेगा चलेगा, इससे नीचे नहीं रहना चाहिए, इससे नीचे वो यूज नहीं कर सकता है, इससे नीचे यूज करेगा तो उसको क्या कराना पड़ेगा? ऑडिट। ठीक है, तो ये है 44 AD फॉर ट्रेडिंग बिजनेस। सेम अगर ऐसा ही होता है 44 ADA, 44 ADA ये होता है प्रोफेशनल्स के लिए, डॉक्टर, लॉयर, सॉलिसिटर्स, हाँ, आर्किटेक्ट, इनके लिए होता है 44 ADA। इसमें क्या होता है, जो भी वो पूरे साल में टर्नओवर कर रहा है उसका 50% उसको प्रॉफिट दिखाना है। कितना? 50% प्रॉफिट दिखाना है। डॉक्टर, लॉयर, एडवोकेट अपनी पूरी कमाई का 50% अगर प्रॉफिट दिखा रहे हैं तो उनको अपने सारे खर्चे अलग अलग देने की जरूरत नहीं, वो खाली इतना बोल दें कि पूरे साल में मैं 1 करोड़ कमाया हूं, उसमें से 50 लाख का मैं टैक्स भरूंगा, गवर्नमेंट एग्री कर लेगी। ठीक है, तो उनको बहुत सारा डिटेल देने की जरूरत नहीं, उनको सिर्फ अपने टोटल इनकम को बताना है और कितना वो प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, मतलब कितना प्रॉफिट प्रोज्यूम करना चाहते हैं। तो इस केस में कितना है वो 50%, इससे ऊपर होना चाहिए। ठीक है एवरीवन। अब इसके बाद एक और है सेक्शन विच इज कॉल्ड 44 AE। ये ट्रांसपोर्टर के लिए होता है। अगर कोई ट्रांसपोर्टर है जिसके पास 10 से कम गाड़ियां हैं, ट्रांसपोर्टर पता है आप लोगों को? AE ना, ट्रांसपोर्टर के लिए होता है। तो ट्रांसपोर्टर क्या करता है, अगर कोई ट्रांसपोर्टर कौन है? जिसके पास ना गुड्स कैरियर की गाड़ियां हैं, ट्रक्स है, ट्रक्स जो सामान ढोते हैं। अगर 10 से कम है, अगर 10 से कम है तो वो 44 AE का यूज कर सकता है, जिसमें वो हर ट्रक के पीछे फिक्स इनकम बुक करेगा। वो हर ट्रक के पीछे फिक्स इनकम बुक करेगा, वो है पर ट्रक 7,000 रुपीज पर मंथ। ट्रांसपोर्टेशन वाले ही AE का यूज करते हैं। पर ट्रक 7,000 रुपीज, 7,500 रुपीज। 10 मिनट है। हाँ, 12 मैट्रिक टन है उसके ऊपर रहेगा तो 12 मेट्रिक टन मतलब ना वो पत्थर ढोने वाला हो जाएगा। जो नॉर्मल रहता है ना वो कम रहता है, 6,500 रहेगा।
ठीक है, तो एग्जैक्ट क्या है वो आप लोग और डिटेल में पढ़ सकते हैं। जो मोटा मोटा हमारे समझ में है वो ऐसा है कि 7,500 एक ट्रक का वो इनकम कंसिडर करेगा पर मंथ के हिसाब से। उसके बाद जितने भी ट्रक रहेंगे तो उसको ना ट्रक में कितना तेल लगा, कितना भाड़ा गया, कितना टोल गया, कितना टायर में खर्चा हुआ, कितना मेंटेनेंस में, ये सब देने की जरूरत नहीं है। उसको खाली इतना देना है कि मैं प्रिजम्पटिव इनकम का यूज कर रहा हूँ, मेरे पास 4 ट्रक है, हर ट्रक का पर ट्रक के हिसाब से मुझे 7,500 रुपए इनकम गवर्नमेंट को बुक करना है। 44 AD का ग्रुप में शेयर किया है, आप लोग को और डिटेल में पढ़ना है तो वहां से देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए अभी ना कुछ ये जो भी रिलेवेंट फॉर्म्स थे ना वो हमने अभी पढ़े। ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4। ITR 1 फॉर सैलरी, क्लियर है? किसी का भी खाली सैलरी है, एक घर का रेंट आ रहा है, कुछ इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ डिविडेंड आ रहा है, तो वो क्या भरेगा फॉर्म? रेंट आ रहा है, एक घर का रेंट ITR 1 में है। नहीं, एक रेंट दिखा सकते हैं, है एक रेंट इनकम है तो दिखा सकते हैं। वही रहने वाला एक घर अगर होगा ना, एक घर से रेंट आ रहा है, हाउस रेंट अगर एक घर से आ रहा है तो वो 1 भर सकता है। हाँ, कुछ मैं रह रहा हूँ और एक साथ दिखा रहा हूँ, ऐसे आप हाँ ये पूछने की दो घर हैं, एक में तो मैं रह रहा हूँ, एक का इनकम दिखा रहा हूँ। अच्छा, इन दैट केस ना हमें रहने वाले घर में भी रेंट मिलता है। ठीक है, हम लोग इसको डिबेट PG बोल सकते हैं, लेकिन ठीक है हम लोग इसको ऐसे करते हैं, एक रेंट अगर कोई आ रहा है ना तो उसको ITR 1 में जाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। 1 हाउस प्रॉपर्टी अगर है, प्रॉपर्टी है, रेंट का बात नहीं है। नहीं तो रेंट बुक करते हैं ना हम लोग हाउस प्रॉपर्टी में। सर लेकिन ये तो हेड से डाला हुआ है ना, यहाँ पे हेड से डाला हुआ है ना। हेड से डाला है ना। हाँ हाँ, हम लोग देख लेंगे इसको, ITR फाइल करते समय हम लोग इसको क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है, ITR 2 कौन भरता है? जिसके पास मल्टीपल प्रॉपर्टी। ठीक है, जो नहीं मल्टीपल प्रॉपर्टी वो तो भरता ही है, जिसके पास बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम नहीं है और जो ITR 1 के लिए एलिजिबल नहीं है वो ITR 2 भरता है। ठीक है, तो ये कौन हो सकते हैं? जिसके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे सैलरी आ रही है और 2 घर से रेंट आ रहा है, 3 घर से रेंट आ रहा है, 5 घर से रेंट आ रहा है। ठीक है, या अगर मेरा पीपीएफ इंटरेस्ट है 7,000 आया है तो क्या ITR 1 होगा क्या? क्या कौन सा इंटरेस्ट है? PPF इंटरेस्ट है 7,000 रुपीज पर मंथ का। ईयर का ITR 1 आएगा 2 आएगा। वो फाइल क्यों करेगा लेकिन? अरे तो और भी काम है। एग्जेम्पशन 5,000 तक रहेगा तो 1 भरेगा, 5,000 के ऊपर जाएगा तो 2 भरेगा। एग्जेम्प्ट इनकम क्या क्या होती है, कोई बताएगा? एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट इनकम होती है, आपने खेती से, लेकिन ITR 1 नहीं भरेगा वो। एग्जेम्प्ट इनकम अगर 5,000 से ज्यादा है तो ITR 2 में आएगा। ITR 2 भरे। एग्जेम्प्ट इनकम हर समय हम लोग को बतानी होती है। आप लोग को ये पता है एग्रीकल्चर इनकम एक एग्जेम्प्ट इनकम आती है, NRI इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट इनकम में आती है, वो हम लोग बुक कर सकते हैं ITR 2 में, दिखा सकते हैं कि मैं 5-10 लाख रुपए मेरा NRI से इनकम हुआ है, तो वो मैं ITR 2 में भर के एग्जेम्प्ट इनकम का एक सेपरेट कॉलम होगा उसमें हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, जब चीजें आएंगी ना वो फॉर्म में, वो सेक्शन आएगा ना तो वो फॉर्म को हम पढ़ते समय उसको और डिटेल में समझ लेंगे। ITR 3 कौन भरता है? जो बिजनेस है, जो बिजनेस कर रहा है, जो बिजनेस में या प्रोफेशन में है, वो प्रॉपर अकाउंटिंग कर रहा है, वो ITR 3 भरेगा। ITR 4 कौन भरेगा? जिसके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है या जो प्रिजम्पटिव इनकम का यूज करना चाहता है, जो अपना सारा खर्चा नहीं बचाना चाहता, वो बोलना चाहता है यार मैंने इतना टर्नओवर किया, उसमें से 8% मार्जिन पे मैं टैक्स भरने के लिए तैयार हूँ, ठीक है भाई भर दे तू ये। एग्री एवरीवन? या कोई प्रोफेशनल है, डॉक्टर, लॉयर, हाँ यूनानी मेडिसिन वाले भी सब ये प्रोफेशनल में ही आएंगे। 44 AD
जो एडी है ना 44 एडी इज फॉर ट्रेडिंग बिजनेस, बिजनेस वाले, लेकिन जो ट्रेडिंग में है, मैन्युफैक्चरिंग वाले को ये नहीं है। किसको? मैन्युफैक्चरिंग। आइडिया मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है बिजनेस में? मैन्युफैक्चरिंग मतलब कोई प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, उसमें कुछ बदलाव करके उसको अलग कोई प्रोडक्ट बना दे रहे हैं, मतलब जिसमें प्रोसेस इन्वॉल्व है, ये मैन्युफैक्चरिंग हुआ। ठीक है, तो इन लोग ये सब का यूज नहीं कर सकते। जो भी ट्रेडिंग बिजनेस है ना, उन लोग ये कर सकते हैं 44 एडी। ठीक है, बड़ा रेंज है, हम लोग एक जगह देखेंगे कि ये कौन कौन से लोग करते हैं, उसका पूरा लिस्ट है हमारे पास। तो वो आगे चलकर जब फॉर्म हम डिटेल में फॉर्म जानेंगे तब हम उसको समझेंगे। ठीक है, तो ITR 4 कौन भर सकता है हमने बता दिया। आगे बढ़े हम लोग, चलिए फटाफट लिखते हैं हम लोग ये सारे फॉर्म्स, नोट्स ले लेंगे। देखिए आगे आप लोग अगर आएंगे ना, तो ये जो भी फॉर्म्स हम आप जानने आगे बढ़ने जा रहे हैं ना, ये सारे फॉर्म्स हमारे रिलेवेंट हैं ITR फिल करने के लिए।